नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर। बच्चों, हमने कक्षा 9 का पाठ शुरू किया था लहासा की ओर। उसका आधा भाग हम पढ़ चुके थे और शेष भाग आज हम इस वीडियो के दौरान पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि लहासा में डांडा नाम का एक स्थान है। उस डांडा थोंगला स्थान में जो रास्ते हैं दुर्गम हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं और वहाँ का जो दुर्गम रास्ते हैं उन पर चलना कितना कठिन है, यानी वहाँ का भौगोलिक वर्णन हमने पढ़ा था। और जब लेखक वहाँ की यात्रा कर रहा था तो लेखक ने अपने मित्र से कहा कि सुमति से कि अगर हम 2 घोड़े कर लें तो हम आराम से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सामान भी है। तो इसके बाद उन्होंने 2 घोड़े किए और फिर यहीं से स्टार्ट किया हमने कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर के ऊपर की ओर चले। और अब लेखक और उसका मित्र जो था सुमति अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के सामान के साथ ऊपर की ओर चलते हैं। यानी समुद्र तल से जो ये ऊंचाई थी बच्चों, ये 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था ये जगह। हम दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमारी दक्षिण से पूरब से पश्चिम की ओर की यात्रा जो थी, यानी जब लेखक नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर हिमालय के बर्फ से ढके हुए सफ़ेद श्वेत शिखर में सफ़ेद शिखर पहाड़ियाँ सफ़ेद कैसे हो जाएंगी? बर्फ से ढके होने के कारण। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे बच्चों, भीटे का मतलब होता है टीले के आकार का एक ऊंचा स्थान वहाँ पर था, जिसको भीटे कहते हैं। तो भीटे मतलब टीले के आकार का ऊंचा स्थान था जो बिल्कुल नंगा था, यानी वहाँ पर जो पर्वत थे, पहाड़ थे, बिल्कुल नंगे थे। उन पर ना तो बर्फ़ थी, नंगे इसलिए कहा गया कि ना तो उन पर बर्फ़ थी और ना पेड़ पौधे थे, ना जंगल थे, पेड़ पौधे नहीं थे, हरियाली नहीं थी और ना बर्फ़ थी। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी सर्वोच्च स्थान डांडे में जो सर्वोच्च स्थान था, यानी सबसे ऊंचाई पर जो स्थान था, वहाँ पर डांडे के जो देवता माने जाते थे उनका स्थान माना जाता था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। यानी जो ऊंचाई पर जो मंदिर या जो डांडे का देवता का स्थान बना था, मंदिर बना था, उसको किससे सजाया गया था? पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों से और तो रंग बिरंगे हमने आधा चैप्टर अभी इस वीडियो में समझा है। इसका अब शेष हमें भाग, इस पाठ बराबर का शेष उतराई भाग हम पर अगली चलना वीडियो था। में अब समझेंगे। चढ़ाई तो कर ली, अब तब नीचे तक के उतर लिए रहे थे वो बच्चों, लोग। चढ़ाई तो धन्यवाद। कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। किसी भी स्थान पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है ऊंचाई पर, लेकिन उतरना आसान होता है। शायद एक दो और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब यहाँ पर जो था, लेखक का जो घोड़ा था वो धीमे चल रहा था। कभी कभी ये भी होता है ना बच्चों कि जिन घोड़ों पर, जिन खच्चरों पर हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वो भी थक जाते हैं, जानवर भी थक जाते हैं। तो जब चढ़ाई करते हैं तो चढ़ाई तो कर लेते हैं, फिर वापसी में वो भी थक जाते हैं। तो जो लेखक का जो घोड़ा था वो भी पहले से धीमे चलने लगा था। आगे देखें बच्चों, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद
और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था। यहाँ तक हमने पढ़ा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की बकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, और जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। तो बेटा, जो लेखक था उसका घोड़ा अब धीमे चल रहा था सुस्ती के कारण या थकावट के कारण, जिसके कारण वह अपने साथियों से अब पिछड़ गया था, सुमति से पिछड़ गया था उसका घोड़ा। और उस लेखक ये कहता कि मैं दोन की वकस्तों की तरह चल रहा था। दोन की वकस्तों बच्चों स्पेनिश उपन्यास है एक, उसके हीरो का नाम है। उसका हीरो जो था वह अपने घोड़े पर बहुत ही मस्त तरीके से झूमता हुआ यात्रा करता था। तो उसका जो नायक है उसे कहा गया यहाँ पर दोन की वकस्तों की तरह। ठीक है, तो उसी तरह लेखक कहता है मैं भी दोन की वकस्तों की तरह ही झूमता हुआ चल रहा था घोड़े पर। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा था लेखक को भी कि वह सुस्त हो रहा है या आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, क्योंकि रास्ते का उसे अंदाज़ा नहीं था। एक जगह दो रास्ते फूट पड़े। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ चला गया। अब उसने बायां रास्ता चुना उसमें से और वहाँ पर मील डेढ़ चला गया आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अब लेखक को ये समझ में आ गई कि वो दाहिने वाले रास्ते पर उसे जाना था, लेकिन वो बाएं वाले रास्ते पर चला गया। तो फिर वो वापस लौट कर आया। ठीक है, और वापस लौटने में उसे 4-5 बजे के करीब वो वहाँ गांव में पहुँचा, क्योंकि वापसी करने में उसे वहाँ पर समय लग गया। फिर लौटकर एक घर पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में मैं गांव के मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का, अब सुमति तो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो सुमति को क्रोध आ गया था, गुस्सा आ गया था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक डिश का नाम होता है। तिब्बत की एक फेमस डिश है जिसका नाम थुक्पा है। एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है बच्चों। और चाय आपको पता है और सत्तू भी आपको पता है। भुने चने के आटे को सत्तू बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे अनुच्छेद में आपने पढ़ा कि जो लेखक है वो अपने मित्र से बिछड़ गया। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि उसका घोड़ा सुस्त चल रहा था, तो दूसरा कारण ये था कि वो गलत रास्ते पर चला गया था। उसे दाएं रास्ते पर जाना था, लेकिन वो बाएं रास्ते पर चला गया, जिसके कारण वापस लौटने में उसे समय लग गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई है लेखक ने कि मंगोल के बारे में बताया कि तिब्बत में मंगोल जाति के लोग रहते हैं और जो सुमति थे मंगोल जाति के थे। सुमति का चरित्रण आता है अगर आपको, तो आप लिखेंगे कि सुमति मंगोल जाति के थे और मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है, लेकिन सुमति जो थे बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा प्रतीत होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। तो बच्चों, तिंगरी समाधिगिरी एक जगह का नाम है जहाँ पर समाधि बनी हुई है, इसलिए इस तिंगरी नामक स्थान को तिंगरी समाधिगिरी कहते हैं। और ये एक टापू के समान प्रतीत होता है, टापू जैसा लगता है।
टापू जैसा लगता है, यानी बीच में उठा हुआ है पर्वत की तरह और उसके चारों ओर पानी है, इसलिए इसे टापू कहते हैं। और इसका नाम है तिंगरी समाधिगिरी, क्योंकि यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। बच्चों, यजमान का मतलब मैंने पहले भी बताया शायद। यजमान जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं और वह सभी प्रकार का धार्मिक कार्य करवाते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म में यजमान होते हैं। और सुमति के कितने ही यजमान थे, और ये यजमान जो हैं सारे ब्राह्मणों के जैसे धार्मिक कृत्य कराते हैं, धार्मिक कार्य करवाते हैं, इसलिए इन्हें यजमान कहते हैं। आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो बच्चों, अभी तक हम धार्मिक जो स्थिति थी डांडा थोंगला की वो पढ़ रहे थे। अब हम आ गए हैं बच्चों, धार्मिक विश्वास क्या थे वहाँ के लोगों के, धार्मिक जीवन कैसा था, कैसे वो धर्म में विश्वास रखते थे। तो बच्चों, गंडे जो थे ये इनका धार्मिक विश्वास था इन पर। इन गंडों में क्या करते थे कि बोध गया जो है पवित्र स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया, उस स्थान से लाल कपड़ा लेकर आते थे और उस लाल कपड़े में मंत्र फूंक करके और उसे गांठ लगा देते थे, किसी डंडे पर बांध देते थे। और फिर वो गंडे जो हैं उसे शुभ माना जाता था। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले वो गंडे लोग लेते थे। उनमें उनका धार्मिक विश्वास था, एक मान्यता थी, शुभ माने जाते थे, इसलिए वो गंडे बांटते भी थे लोगों में जाकर के। तो सुमति के जो यजमान थे वो गंडे बांटते थे, उन्हें गंडे कहते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े के से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, यानी लेखक ने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया का मतलब होता है भार ढोने वाला, यानी जिस तरह से कुली होते हैं वैसे ही भरिया होता है, भार ढोने वाला। यानी ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए हमें सामान भी लेकर जाना पड़ता है, तो वहाँ चलना कठिन होता है, तो हम भरिया ढूंढते हैं कि वो सामान उठा ले। तो भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। बच्चों, जब ऊंचाई पर चलते हैं हम लोग, ऊंचे स्थान पर चढ़ाई करते हैं, तो पहाड़ियों में सीधे धूप जो है हमारे सर पर पड़ती है, हमारे कंधों पर पड़ती है, और पीछे की तरफ बहुत ठंड लगती है, क्योंकि वो ठंडा स्थान भी होता है। तो तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, लेकिन थोड़े से में भी मोटे कपड़े से सिर ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे। ललाट का मतलब होता है फोरहेड, जो आपका माथा है उसे ललाट बोलते हैं। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़े। तो इस तरह से जो है लेखक जो है वहाँ से चले तिंगरी समाधिगिरी नामक स्थान से चले। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, यानी मैंने पहले भी बताया था कि सुमति एक वेल नोन पर्सन थे वहाँ के, तो सभी लोग उन्हें जानते थे, उनका आदर सम्मान करते थे, इसलिए उनके अनेक यजमान थे वहाँ पर उस स्थान पर। तो तिंगरी में भी सुमति के बहुत ही परिचित लोग थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। उस आदमी से मिलने के लिए बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तो बच्चों, शेखर विहार एक जगह का नाम है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों। इसके बाद
शेखर विहार की हम बात कर रहे हैं। शेखर विहार एक जगह का नाम है जहाँ पर जागीर व्यवस्था का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। तो बच्चों, अभी तक हमने धार्मिक विश्वास के बारे में पढ़ा, अब हम वहाँ पर जागीर व्यवस्था यानी भूमि व्यवस्था कैसी थी वहाँ की, उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, तिब्बत की ज़मीन पर बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में। मठ मतलब आश्रम, ठीक है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब होता है जहाँ वो मजदूर जो बिना पैसों के कार्य करते हैं, उनके लिए उनको मजदूरी नहीं दी जाती है। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो बच्चों, वहाँ की जो भूमि व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि भूमि जो थी जागीरदारों में बटी हुई थी, और इन जागीरदारों का जो देख रेख होती थी, वहाँ पर जो मठ और आश्रम थे वो उनके हाथों में थी। वो उसकी जागीर की देख रेख, वहाँ की खेती के बारे में, खेती की देख रेख सारी करते थे। तो ये जागीरदार क्या करते थे, बेगार पर मजदूर लेते थे और अपने अपने जागीरों में खेती कराते थे, भूमि पर खेती करवाते थे। और भूमि की व्यवस्था को देखने के लिए, इस खेती पर नज़र रखने के लिए थोड़े थोड़े दिनों में भिक्षु भेजे जाते थे मठों से। वो इस भूमि व्यवस्था को, इस खेती की व्यवस्था को का निरीक्षण करते थे। तो ये भिक्षु जो थे वहाँ के लोगों के लिए राजा से कम नहीं होते थे, यानी इन भिक्षुओं का बहुत आदर सम्मान किया जाता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। अब शेखर विहार जो जगह थी, वहाँ पर जो खेती होती थी, उसके जो भिक्षु थे वो नमसे थे, उनका नाम था नमसे। और ये बहुत भद्र पुरुष, भद्र का मतलब होता है सज्जन पुरुष थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो सबसे प्रेम से मिलते थे। तो बच्चों, जो आपके नमसे हैं, इनका चरित्र चित्रण भी पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है कि कैसे व्यक्ति थे। तो आप लिखेंगे कि जो नमसे थे वो बहुत भद्र पुरुष थे, सभी से प्रेम से मिलते थे। हालांकि उस वक्त लेखक कहता है मेरा भेष जो था ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल ही करना पड़े, क्योंकि लेखक भिखमंगे के वेश में था। लेकिन तो भी वह बहुत प्रेम से और बहुत नम्र स्वभाव से लेखक से मिलते हैं। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। अब लेखक वहाँ पर एक मंदिर था, उसके बारे में बता रहा है कि जिसमें कंजुर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कंजुर जो है बुद्ध वचन का अनुवाद है। कंजुर नाम है जिसमें बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं उन्हें कहते हैं। और उनमें जो है, उस पोथी में जो है महात्मा बुद्ध के वचनों का अनुवाद है। तो बुद्ध वचन का अनुवाद है कंजुर में। और कंजुर की जो ये हस्तलिखित पोथियाँ, हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखी हुई पोथियाँ हैं, और ये इनकी संख्या थी 103 पोथियाँ। अब लेखक क्योंकि पढ़ने का बहुत उन्हें रुचि थी पढ़ने में, तो वो क्या करते हैं, वहीं पर अपना आसन लगा लेते हैं। और वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। बच्चों, उसका वजन बताया गया है कि जो पोथी थी 103 पोथियाँ थी, और एक एक जो पोथी थी उसका वजन जो था 15-15 सेर था। ठीक है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब है कि अब जो लेखक है उन 103 पोथियों को पढ़ने में मग्न था। अब उसे नहीं समझ में आ रहा था कि सुमति उनसे कुछ पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। उन्हें लगा कि मैं इन्हें जाने के लिए कह दूं तो मुझे समय मिल जाएगा इन पोथियों को पढ़ने का, इनका अध्ययन करने का। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2 दिन या 3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था।
हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार वहाँ पर 103 पोथियों का अध्ययन करने के बाद लेखक और सुमति वहाँ से भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये पूरा पाठ है जिसको आपने पढ़ा है, जिसमें जिसकी विधा यात्रा वृत्तांत है और जिसमें हमने तिब्बत की यात्रा का वर्णन लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा पढ़ा। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, कक्षा 9 के अन्य पाठों का एक्सप्लेनेशन जो है, अन्य पाठों की समरी, सारांश और उन पाठों और कविताओं का भी आशय जो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा कर के उन कविताओं का अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के साथ मैं आपके पास फिर से उपस्थित होंगी और तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।